और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में जो सेक्शन है वो थोड़ा समझ लीजिए आप पहले। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में पहला है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, फिर दूसरा सेक्शन आप पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तीसरा है डिस्पर्जन ऑफ लाइट, चौथा सेक्शन है आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। इसके अलावा पहले दो टॉपिक और भी हुआ करते थे, आप उस क्लास में जाकर दो टॉपिक आपके और भी होते थे पहले, एब्रेशन और फोटोमेट्री। तो स्फेरिकल ये जो एब्रेशन है ये आपका दो तरह का होता है, स्फेरिकल एब्रेशन दूसरा होता है क्रोमैटिक एब्रेशन। These are actually the defect of the lenses and mirrors। तो ये डिफेक्ट वाला जो सेक्शन है ये और ये फोटोमेट्री, ये दो चैप्टर्स जो हैं ये इस समय सिलेबस में नहीं, पहले हुआ करते थे। तो आप अगर पहले के पेपर्स देखोगे तो उन पेपर्स में आपको इसके क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन अब ये दोनों टॉपिक हट गए हैं, तो बेसिकली हम लोग को यही चार चैप्टर्स पढ़ने, आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ये चारों चैप्टर्स हम लोग को पढ़ने, इसी ऑर्डर में पढ़ेंगे। पहले रिफ्लेक्शन, उसके बाद रिफ्रैक्शन, फिर डिस्पर्जन और देन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ये दो चैप्टर्स हम लोग को नहीं पढ़ने। तो स्टार्टिंग हम लोग पहले करेंगे रिफ्लेक्शन से। रिफ्लेक्शन का मतलब तो आपने पढ़ा है, 9 से पढ़ा है, ऐसा तो है नहीं कि आपने पहले से पढ़ा नहीं है। रिफ्लेक्शन आप पढ़ के आए हो, रिफ्रैक्शन भी आपने पढ़ा है। तो अगर कोई लाइट रे किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर आके स्ट्राइक करे और फिर स्ट्राइक करके उसी मीडियम में वापस लौट जाए, तो हम उसे रिफ्लेक्शन बोलेंगे। ये आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये मिरर भी हो सकता है, और भी कई तरह की रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती हैं। तो मेनली मिरर हम लोग यूज करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल। ये क्या चीज है, ये है रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। और इसके लॉ भी आपको पता होने चाहिए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके बेसिकली दो लॉ होते हैं। पहला लॉ क्या है, पहला है इंसिडेंट रे
reflected ray and normal lie in the same plane. ये प्लेन आप समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, समझिए बात को। प्लेन का मतलब क्या है? जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो ये प्लेन है, और जिसमें ये तीनों लाई कर रहे हैं वो प्लेन ऐसे वर्टिकल है, जैसे बोर्ड वाला प्लेन। ये प्लेन समझिए। तो ध्यान रहे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस वाला जो प्लेन है और जिसमें ये तीनों लाई कर रहे हैं वो प्लेन, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। अब देखो, इसी में इंसिडेंट रे है, इसी में रिफ्लेक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे हो गई, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, और ये नॉर्मल हो गया। ये देखिए, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, नहीं कर रहे? ये प्लेन पूरा, दिस इज प्लेन, हम इस प्लेन की बात कर रहे हैं। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये एक प्लेन में लाई करते हैं। ये हमारा फर्स्ट लॉ है। और सेकेंड लॉ क्या है? सेकेंड लॉ आप बचपन से पढ़ते आए, एंगल ऑफ आई एंगल आर के बराबर होगा। एंगल ऑफ रिफ्लेक्ट इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दो मेन लॉ हैं, इसी पर सारा आपका रिफ्लेक्शन वैलिड है। ठीक है, इसके बाद रिफ्लेक्शन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये दोनों प्लेन आप समझ ही गए। इसके बाद देखिए, एक क्वेश्चन आपको अगर आते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं पर भी रिफ्लेक्शन होता है, यहां पर ये लाइट रे आई नॉर्मल, और ये रिफ्लेक्ट होके गई, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाइए, और इंसिडेंट रे आगे बढ़ेगी, और रिफ्लेक्टेड रे के साथ ये जो एंगल बनेगा, ये इसको कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, एंड दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन। ये डेल्टा अगर आप देखो तो इसकी वैल्यू आप कैसे निकालोगे? पूरा यहां से यहां तक एंगल कितना हुआ? 180। 180 में से आई और आर को माइनस कर दो तो डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी। तो डेल्टा इज इक्वल टू 180 माइनस आई प्लस आर, बट आई जो होता है वो आर के बराबर होता है, तो आप डेल्टा का फॉर्मूला क्या लिख सकते हो? 180 माइनस 2i। ये आपका एंगल ऑफ डेविएशन विद रिस्पेक्ट टू रिफ्लेक्शन आपने निकाला। अभी एंगल ऑफ डेविएशन हम लोग आगे भी बहुत रिस्पेक्ट में निकालेंगे। अब यहां पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन था कि एक साथ दो मिरर हैं, ऐसे क्वेश्चन देखिएगा, इस तरह से दो मिरर्स हैं, और वो दोनों मिरर्स, इन दोनों मिरर्स में जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है ये थीटा है। दो मिरर हैं, ये मिरर 1, ये मिरर 2। अब क्वेश्चन ये दिया गया, आया हुआ क्वेश्चन है, आईटी का क्वेश्चन आया हुआ, कि एक लाइट रे आती है, वो पहले इस वाले मिरर से टकराती है, उसके बाद वो यहां से रिफ्लेक्ट होती है, उसके बाद वो इस वाले मिरर से स्ट्राइक करती है, और उसके बाद वो ऐसे करके चली जाती है। तब क्वेश्चन ये पूछा गया कि
इस लाइट रे के लिए, जो लाइट रे ऐसे आई, मल्टीपल 2 बार रिफ्लेक्ट हुई और उसके बाद वो इधर चली गई, तो टोटल एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा ये पूछा गया। नेट एंगल ऑफ डेविएशन इसमें आपसे पूछा जाता है। आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप ध्यान से देखो, ये लाइट देखो, डेविएशन एंगल कैसे निकालते हैं? इंसिडेंट रे और जो फाइनल रे है उन दोनों के बीच का एंगल होता है। तो इसमें इंसिडेंट रे कौन सी है? ये, इसको आगे बढ़ाइए और इसको आगे आपने से बढ़ाया, और ये फाइनल रे है जो इधर जा रही, इसको पीछे बढ़ाइए। इन दोनों के बीच में जो ये एंगल बन रहा है, ये एंगल ये हमें निकालना है। ठीक है, और ये कैसे निकालेंगे आप? यहां पर मान लो एंगल ये I1 है, तो ये भी I1 होगा। ये एंगल I2 है, तो ये एंगल भी I2 होगा। अब आपको पता है कि ये वाला एंगल इस पर्टिकुलर रिफ्लेक्शन के लिए डेविएशन होगा Δ1, और इस रिफ्लेक्शन के लिए ये एंगल डेविएशन होगा Δ2। Δ1 और Δ2 इंटीरियर एंगल है और ये एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल इन दोनों के सम के बराबर होगा। हमें एक्चुअली में डेल्टा निकालना है। डेल्टा विल बी द सम ऑफ Δ1 प्लस Δ2। ठीक है, तो हम Δ1 को निकालें, Δ2 को निकालें, दोनों को ऐड कर दें तो नेट डेविएशन डेल्टा आ जाएगा। ये आपसे पूछा गया। तो देखिए फॉर्मूला हमारे पास है, ये वाला फॉर्मूला है। इससे हम लोग पहले Δ1 निकालेंगे। तो Δ1 आएगा 180 माइनस 2I1 हुआ, ये फॉर्मूला लगाए। और उसके बाद यहाँ पर Δ2 निकालना है, तो यही फॉर्मूला फिर से लगाइए। Δ2 इज इक्वल टू 180 माइनस 2I2। ठीक है, उसके बाद दोनों को ऐड कर दीजिए। इन दोनों को आपने ऐड कर दिया। डेल्टा इज इक्वल टू Δ1 प्लस Δ2। जब दोनों को ऐड करेंगे आप, तो ये आ जाएगा 180 180 360 हो गया, माइनस 2 I1 प्लस I2। बट I1 I2 तो दिया नहीं, I1 I2 तो दिया नहीं है। दिया क्या है? थीटा। तो हम लोग एक रिलेशन निकालेंगे जिससे थीटा और I1 I2 का रिलेशन आ जाएगा। देखिए कैसे, ध्यान से देखिए। अगर ये वाला एंगल I1 है, तो ये वाला एंगल ये 90 माइनस I1 होगा कि नहीं होगा? बोलिए। ऐसे ये एंगल I2 है, तो ये एंगल 90 माइनस I2 होगा। अब ट्रायंगल है ये तो 90 माइनस I1 प्लस 90 माइनस I2 प्लस थीटा, इन तीनों का सम 180 होगा कि नहीं होगा? बोलिए। ठीक है, ये ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 कर दिया। अब 90 90 180 कैंसिल हो गया, तो इससे आपको क्या रिलेशन मिला? I1 प्लस I2 इज इक्वल टू थीटा। ये रिलेशन आपका आ गया। बस ये I1 I2 की जगह थीटा रख दीजिए। तो डेल्टा का फॉर्मूला हो गया, डेल्टा इज इक्वल टू 360 माइनस 2 थीटा। ये आपका आंसर है। तो आप लिख सकते हैं इसको, डेल्टा इज इक्वल टू 2 पाई माइनस 2 थीटा, यानी कि डेल्टा इज इक्वल टू 2 पाई माइनस थीटा। ये आपका आंसर है। ये क्वेश्चन आया हुआ, आप चाहे इस पर ऊपर लिख लीजिए, डेविएशन बाय 2 मिरर्स। डेविएशन बाय 2 इंक्लाइंड मिरर्स। ठीक है, तो डेविएशन पर रिलेटेड क्वेश्चन आया है, इसलिए पहले मैंने आपको डेविएशन बता दिया और उसके बाद आपको यह क्वेश्चन भी दिखा दिया। ठीक है, उसके बाद रिफ्लेक्शन पे बेस्ड और भी जो दूसरे टाइप के क्वेश्चंस आए वो और मैं बता दूं आपको।
देखिए क्वेश्चन दिया गया कि दो इंक्लाइन इमेजेस पूछी गई, इमेजेस बाय टू इंक्लाइन मिरर्स। मान लीजिए एक मिरर ये है, एक मिरर ये मिरर M1, ये मिरर M2, थीटा एंगल पर इंक्लाइन है और इनके बीच में एक ऑब्जेक्ट है ये वो। तो पूछा जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बन रही होंगी इसकी, दोनों मिरर से नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेंगी। तो इसका तो फॉर्मूला आपने पढ़ा है ना 9th क्लास में, बताइए फॉर्मूला याद है? नहीं, नंबर ऑफ इमेजेस n इज इक्वल टू 360 अपॉन थीटा। कंडीशन है इफ n इज ऑड, अगर n का जो नंबर आ रहा है ये ऑड आ रहा है तो नंबर ऑफ इमेजेस इतनी होंगी। मान लो 90 डिग्री है, मान लो 60 डिग्री है, कोई भी है तो यहाँ पर एंगल रख दोगे, इससे डिवाइड हो जाएगा, 6 6 जा 36, तो 6 इमेजेस आएंगी। अब 6 तो इवन है तो 6 इमेज नहीं होंगी, अगर इवन नंबर आए तो उसमें से एक माइनस करना पड़ता है। तो n इज इक्वल टू 360 थीटा -1, ये तब 1 कब माइनस करेंगे, 1 तब माइनस करेंगे इफ 360 अपॉन थीटा जिसकी वैल्यू इवन आ जाए। तो अगर इवन आ जाए, आप समझिए, अगर मान लो इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, मान लो 90 आपने रखा, 360 अपॉन 90 तो ये आया 4, तो 4 इमेज नहीं हो सकती, इमेज होंगी 4 - 1 3। तो आंसर होगा नंबर ऑफ इमेजेस 4 - 1 इज इक्वल टू 3 होगा। ठीक है, और अगर ऑड नंबर आ रहा है तब तो कोई बात ही नहीं, ऑड नंबर आ रहा है तो जो नंबर आ रहा है वही आपकी इमेजेस होंगी। ठीक है, तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, नंबर ऑफ इमेजेस आपसे पूछी जाती हैं। ठीक है, याद रखेंगे। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया नंबर ऑफ इमेजेस पे कि इफ इस पे क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन समझिए, इफ the two walls and roof of a room are mirror surface, समझ में आया? एक कमरे के दो वॉल्स और सीलिंग या रूफ, ये तीनों मिरर हैं, एंड एन ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड in between them, then number of images will be, number of images will be, अब बताइए कितनी इमेजेस आएंगी, एनी आइडिया, बोलिए। क्योंकि ये 3 डायमेंशन में हो जाएगा इसलिए आप इसका रे डायग्राम नहीं बना सकते, रे डायग्राम से आप नहीं समझ पाओगे, तो इसको समझना ऐसे पड़ेगा आपको। इसका आंसर है
7 इमेजेस बनेंगी। अब इसको आप ऐसे 3D में समझ सकते हो। ये आप समझ लिए रूम है, ये पूरा रूम है और रूम के अंदर आपने ऑब्जेक्ट को रख दिया। तो जब आप किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे मान लो ये वॉल है, ये सीलिंग, इसके यहाँ बीच में आपने ऑब्जेक्ट रख दिया, तो ऑब्जेक्ट में भी, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की भी जो डायमेंशन आप दिखाओगे वो क्यूबिकल शेप में ही दिखाओगे, ऐसे। ऑब्जेक्ट के लिए डायमेंशन जब आप दिखाओगे वो भी ऐसे दिखाओगे। इस तरह से। भाई अगर रूम 3 डायमेंशन है तो इमेज फॉर्मेशन भी तो 3 डायमेंशन होगा। तो जैसे ये ऑब्जेक्ट है तो इसके सारे कॉर्नर इमेज बनेगा, I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7। देखिए एक कॉर्नर पर ऑब्जेक्ट है और बाकी 7 कॉर्नर पर इमेजेस है, I1, I2, I3, I4, I5, I6। तो इस तरह से नंबर ऑफ इमेजेस 7 आएंगे। 3 डायमेंशन में आपको ऐसे ही समझना पड़ेगा कि अगर क्यूब के शेप में या क्यूबॉइड के शेप में आपका रूम है तो इमेजेस भी उसी शेप में बनेंगे। और किसी एक कॉर्नर की तरफ भी मैंने बनाया है और उसी कॉर्नर पे दोनों वॉल्स और सीलिंग में मिरर लगा हुआ है, तो इसलिए ये ऑब्जेक्ट हो गया, उनके बीच में रख दिया, और ये इसकी 7 इमेजेस हो गई। समझना है? और देखिए क्वेश्चन पूछे गए इमेज फॉर्मेशन के ऊपर। क्वेश्चन दिया गया, ये 2 मिरर हैं, ये पैरेलल हैं एक दूसरे से। ये मिरर 1, ये मिरर 2। अब एक लाइट रे आती है, इनके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है d, इनके बीच का डिस्टेंस है, दिस इज गिवन, दैट इज d। एक लाइट रे आती है, ऐसे इंसिडेंट होती है एंगल थीटा पे। तो ये क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अगर ये एंगल थीटा पर इंसिडेंट होती है तो टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन बिटवीन द मिरर्स पूछा है कि कितने बार इसमें रिफ्लेक्शन इसका होगा। अब देखिए आप फिगर से समझिए एक बार से, ये थीटा पर आ रही तो थीटा पर जाएगी, फिर यहाँ पर भी थीटा ही बनेगा, फिर थीटा पर ऐसे आएगी, यहाँ पर भी थीटा बनेगा, फिर थीटा पर जाएगी, यहाँ पर भी थीटा बनेगा, एंड थीटा थीटा ही बनता जाएगा ऐसे करके, और ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन करते हुए ये बाहर चली जाएगी। तो कितने बार रिफ्लेक्ट हुई इसको निकालने का तरीका, इसमें उन्होंने इसकी L लेंथ दे रखी है, D दे रखा है, L दे रखा है। अब आप एक काम कर सकते हो, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, यहाँ पर इसको ऐसे आगे बढ़ाया, इसको डिस्टेंस को x मान लिया। अब हमें पता है कि ये डिस्टेंस जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो d है, तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू कितनी हुई, tan थीटा कितना हुआ, x अपॉन d। ठीक है, तो एक रिफ्लेक्शन में जो इसने डिस्टेंस लिया वो है x, x इज इक्वल टू d tan थीटा। आप ये समझ सकते हो फॉर वन रिफ्लेक्शन,
एक रिफ्लेक्शन में जो डिस्टेंस उसने लिया वो है x, और टोटल उसको कितने में रिफ्लेक्ट होना है, L में। तो आप लिखोगे फॉर n रिफ्लेक्शंस L इज इक्वल टू nx। अगर मान लो n बार रिफ्लेक्ट होती है तो n बार अगर रिफ्लेक्ट होती है तो L, पूरे L को हम nx लिख सकते हैं क्योंकि एक रिफ्लेक्शन में x ले रहा है, ठीक है। तो n इज इक्वल टू L अपॉन x की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, n इज इक्वल टू L अपॉन डी टेन थीटा। ये टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन है, कितने बार ये रिफ्लेक्ट करेगी। इसमें अगर उन्होंने L दे रखा है, D दे रखा है और एंगल दे रखा है आपको, तो आप आराम से टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन बिटवीन द टू पैरेलल मिरर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब जैसे आपसे पूछ लिया जाए इमेज फॉर्मेशन, क्वेश्चन है कि अगर दो मिरर पैरेलल हैं, दो मिरर पैरेलल हैं और इनके बीच में एक ऑब्जेक्ट है, तो कितनी इमेजेस बनेंगी बताइए। टोटल नंबर ऑफ इमेजेस, यहाँ तो ये टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन है, यहाँ टोटल नंबर ऑफ इमेजेस पूछी जा रही है। टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेंगी बताइए। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, हमारे पास फॉर्मूला है तो भाई टोटल नंबर ऑफ इमेजेस n इज इक्वल टू 360 अपॉन थीटा, लेकिन अगर थीटा की जगह 0 रख देंगे तो ये इनफाइनाइट आ जाएगा। बोलिए, तो क्या दो पैरेलल, अगर दो मिरर प्लेन मिरर आपस में पैरेलल हैं तो उनके बीच में इनफाइनाइट इमेजेस बनती हैं, कभी आपने देखा है? बोलिए, आप कभी दो पैरेलल मिरर के बीच में तो बैठे होंगे, आप कभी दो पैरेलल मिरर के बीच में बैठ के तो इधर देखते हो तो इतनी सारी इमेजेस बनती चली जाती हैं, इधर देखते हो दोनों मिरर के बीच में बैठे इधर देखो इतनी सारी इमेजेस बनती चली जाती हैं। आप गिन पाते हो क्या? नहीं गिन पाते। तो हम कह सकते हैं कि इनफाइनाइट है। प्रैक्टिकली तो आप ये कह सकते हो कि हाँ हम नहीं काउंट कर सकते तो इनफाइनाइट है आंसर, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया कि थ्योरेटिकली तो चलो इनफाइनाइट इमेजेस बन रही हैं, आप काउंट नहीं कर सकते तो थ्योरेटिकली ये इनफाइनाइट इमेजेस बन रही हैं, लेकिन उन्होंने कहा प्रैक्टिकली अगर हम काउंट करें तो कितनी इमेजेस तक काउंट कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ इमेजेस प्रैक्टिकली। थ्योरेटिकली तो ठीक है इनफाइनाइट है, लेकिन अगर प्रैक्टिकली पूछा जाए तो बोलिए। प्रैक्टिकली अगर आपको नहीं पता है तो आप अब की बार दो मिरर के बीच में बैठ के देखिएगा और काउंट करिएगा। आप देखना, आप काउंट करते जाओगे 1 2 3 4, एक ही साइड की इमेज गिनिएगा, उसमें आपको दो तरह की इमेजेस दिखाई पड़ती हैं, एक इस तरफ फेस किए हुए, एक उस तरफ फेस किए हुए। तो एक ही तरफ फेस किए हुए वाली इमेजेस को गिनिएगा तो आप 7 से ज़्यादा काउंट नहीं कर सकते, वो थोड़ा इधर छिपती जाती हैं। पहली वाली सारा पूरी दिखेगी, फिर अगली थोड़ी छिप एक तरफ हो जाएगी, दूसरी और थोड़ा हो जाएगी, तीसरी और हो जाएगी, ऐसे करते करते 7th इमेज तक पहुंचते पहुंचते फिर आपको दिखना बंद होने लगेगा। तो प्रैक्टिकली द वैल्यू आंसर इज 7, ये याद रखिए। प्रैक्टिकली आप 7 से ज्यादा इमेजेस एक तरफ दो मिरर के बीच में बैठ के नहीं देख सकते, ठीक है। तो थ्योरेटिकली तो ठीक है इनफाइनाइट आ रहा है आपके पास, फॉर्मूले में रख लो इनफाइनाइट आ रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप काउंट करते हो तो 7 से ज्यादा इमेजेस नहीं आते। अच्छा, एक थोड़ा सा यहाँ पर आपको पता, एक और चीज पता होनी चाहिए कि अगर प्लेन मिरर से इमेज बन रही है तो नेचर ऑफ इमेज क्या होता है बताइए। इमेज के नेचर में आपको 4 चीजें लिखनी होती है, ध्यान रखना हमेशा। नंबर 1, रियल है कि वर्चुअल, बताइए रियल है तो होती है कि वर्चुअल, बोलिए। प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है वो वर्चुअल होती है, ध्यान रहे। नंबर 2, इरेक्ट होती है कि इन्वर्टेड होती है, बोलिए। इरेक्ट होती है कि इन्वर्टेड?
वर्टिकली इरेक्ट, वर्टिकल इरेक्ट समझ रहे हैं? अगर मैं सीधा खड़ा हूं तो सीधा ही दिखाई पड़ूंगा, उल्टा नहीं दिखूंगा। लेकिन अगर मैं मिरर के सामने सीधा खड़ा हूं तो सीधा दिखूंगा, तो वर्टिकली तो मैं इरेक्ट हूं। लेकिन मैं जब अपनी इमेज प्लेन मिरर में देखता हूं तो आपको लेफ्ट राइट दिखता है, राइट लेफ्ट दिखता है। ऐसा क्यों? इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन। इट इज कॉल्ड लैटरल इन्वर्जन। तो हम कहेंगे वर्टिकली इरेक्ट एंड लैटरली इन्वर्टेड। वर्टिकली इरेक्ट एंड लैटरली इन्वर्टेड। तीसरी चीज, जो ऑब्जेक्ट का साइज और शेप क्या होता है? ऑब्जेक्ट से बड़ा या ऑब्जेक्ट से छोटा या ऑब्जेक्ट का सेम साइज? बोलिए। सेम साइज। आप जब मिरर में अपनी इमेज देखते हो तो सेम साइज के तो दिखते हो भाई, छोटे बड़े हो जाते हो? सेम साइज के दिखते हो। और चौथा, उसकी पोजीशन। मिरर से उसकी क्या पोजीशन होती है? जितनी दूर ऑब्जेक्ट होगा उतनी दूर इमेज होगी। तो एट सेम डिस्टेंस, एट सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर, ये नेचर ऑफ इमेज होता है। प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है उसमें ये चारों चीजें होंगी। पहली बात वो वर्चुअल होगी। वर्चुअल उस इमेज को कहते हैं जो मिरर के अंदर बनती है। जो मिरर के बाहर आ जाए वो रियल होती है, जैसा कि कॉनकेव मिरर में होता है। ठीक है? कॉनकेव मिरर में जो इमेज होती है वो रियल होती है कई केसेस में, एक आध केस में वर्चुअल भी होती है, लेकिन प्लेन मिरर में हमेशा वर्चुअल होगी। वर्टिकली इरेक्ट होगी, लैटरल इन्वर्जन होगा। तो लैटरल इन्वर्जन पे भी क्वेश्चन पूछा गया है कि आपके जो इंग्लिश अल्फाबेट्स होते हैं उसमें कितने लेटर ऐसे हैं जिनमें लैटरल इन्वर्जन नहीं होता? बताइए। नंबर ऑफ अल्फाबेट्स जिनमें लैटरल इन्वर्जन नहीं होता, बताइए। काउंट करिए। टोटल जितने ABCD के जितने अल्फाबेट हैं, आपके इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं, उन सबको लिख के उसमें देखिए किसमें लैटरल इन्वर्जन नहीं होता। लैटरल इन्वर्जन नहीं होने का मतलब जो लेटर उल्टे नहीं दिखाई पड़ते। लैटरल इन्वर्जन से लेटर उल्टे दिखते हैं ना। लैटरल इन्वर्जन से जो लेटर होते हैं वो उल्टे दिखते हैं। तो उल्टे ना दिखें, सीधे दिखें, जैसे हैं वैसे ही दिखें, तो कहेंगे लैटरल इन्वर्जन नहीं हो रहा उसमें। बोलिए। ABCD लिखिए, देखिए। ABCDEFGHIJKLMNO PQRSTUVWXYZ। अब आप खुद ही गिन लीजिए, आप खुद ही काउंट कर लीजिए किसमें किसमें लैटरल इन्वर्जन नहीं होगा। उसको शीशे के सामने रखें, जैसा है वैसे ही दिखे। देखिए, A में नहीं होगा 1, H में नहीं होगा 2, बाकी सब में होगा, सब पलट जाएंगे। I में नहीं होगा 3, M में नहीं होगा 4, O में नहीं होगा 5, PQRS सब में होगा। T में नहीं होगा 6, U में नहीं होगा 7, 8, 9, 10 और ये 11 लेटर ऐसे होते हैं हमारे ABCD में। नंबर ऑफ लेटर्स विदाउट लैटरल इन्वर्जन। आपने देखा होगा ना, एम्बुलेंस होता है, एम्बुलेंस पे वो लोग हमेशा उल्टा लिखते हैं। एम्बुलेंस पर कभी ध्यान देखना, एम्बुलेंस में कुछ लेटर उल्टे लिखे जाते हैं। उसका रीजन क्या है? सीधा क्यों नहीं लिखते हैं?
n इज इक्वल टू 11, ये तो याद रखोगे आप, n इज इक्वल टू 11 याद रखोगे। और एम्बुलेंस को जब वो लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, वो लेटरल इन्वर्जन की वजह से उसमें कुछ लेटर उल्टे लिखे जाते हैं। एम, अब बी को वो उल्टा लिखते हैं ऐसे, क्योंकि ये जब मिरर से दिखेगा तो सीधा होकर दिखेगा। यू ऐसे लिखेंगे, यू में तो कोई फर्क पड़ता नहीं। एल को ऐसे लिखेंगे, क्योंकि एल को उल्टा लिखेंगे तो तब वो सीधा होकर दिखेगा। एन को उल्टा लिखेंगे ऐसे, सी को उल्टा लिखेंगे, ई को उल्टा लिखेंगे ऐसे। अब आप इस एम्बुलेंस को मिरर में देखिए तो ये पूरा सीधा दिखेगा, सिर्फ वो लेटर इसमें चेंज नहीं किए गए हैं जिनमें लैटरल इन्वर्जन नहीं होता। ए नहीं चेंज किया गया, एम नहीं चेंज किया गया, यू नहीं चेंज किया गया, 4 लेटर ऐसे होते हैं जो चेंज नहीं किए गए। बाकी सारे लेटर उन्हें ऐसे उल्टे करके लिखने पड़ते हैं। फर्क क्या होता है, जैसे एम्बुलेंस पीछे से आ रही है तो जब वो आएगी तो आप कोई आती जाती गाड़ी को किसमें देखते हो, आपने मिरर में देखते हो। तो जब आप मिरर में देखते हो और उसमें एम्बुलेंस लिखा दिखता है तो ये सीधा दिखता है आपको, ये एम्बुलेंस आपको सीधा लिखा हुआ दिखता है, तो आप जल्दी से उसको रास्ता दे देते हो, भाई ठीक है इनको इमरजेंसी है जाने दीजिए। ठीक है, तो ये लेटरल इन्वर्जन पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए, ये आपको पता होना चाहिए। 11 लेटर ऐसे होते हैं जिनमें लेटरल इन्वर्जन नहीं होता। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी मिरर हो उसमें लेटरल इन्वर्जन होगा ही, चाहे वो प्लेन मिरर हो, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो। इसलिए आगे आने वाले मिरर के जो भी इमेजेस बनेंगी उसमें हमें बार बार ना बताना पड़े कि इसमें लेटरल इन्वर्जन होता है, इसमें नहीं होता। लेटरल इन्वर्जन हर मिरर में होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक चीज और मिरर के रिस्पेक्ट में, कि अगर मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो उसकी इमेज भी मोशन करेगी, और अगर वो किसी स्पीड से मोशन कर रहा है तो इमेज भी किसी स्पीड से मोशन करेगी। तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको बताने जा रहा हूं मोशन विद रिस्पेक्ट टू प्लेन मिरर। देखिए ये प्लेन मिरर है, इसके सामने ये ऑब्जेक्ट है, ये चल रहा है, इसकी स्पीड है v, ये मिरर। तो इधर जो इसकी इमेज बन रही होगी वो भी इस तरफ इसकी तरफ चल रही होगी, और उसकी स्पीड भी v होगी। ठीक है, आप मिरर का वो किसी भी तरफ कर सकते हो, मान लो मिरर इधर बना लो, ऐसे कर लीजिए, मिरर ऐसे है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये इमेज हो गई। मान लो ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, इमेज उधर से आती है आपको दिखेगी, जो देखा है ना आपने। और ध्यान रहे, जितनी स्पीड से आप चल रहे होगे उतनी स्पीड से इमेज आ रही होगी, सेम स्पीड से आ रही होगी। तो अगर आप इसको प्लस भी ले रहे हो तो उधर से उसको माइनस भी लोगे, स्पीड उतनी होगी, बस डायरेक्शन की वजह से प्लस और माइनस लिखा है। तो अगर यहां पर कोई ऑब्जर्वर खड़ा होकर देख रहा है, मान लो यहां पर कोई ऑब्जर्वर खड़ा है, ये ऑब्जर्वर है, इसको उसकी इमेज कितनी स्पीड से आती हुई दिखेगी, उसी स्पीड से, v से। ठीक है, तो स्पीड ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर जो है तो वो दिखेगा v से चल रहा है तो उसको भी माइनस v से ही दिखेगा। लेकिन अगर ये खुद अपनी इमेज को देखे तो ये अपनी इमेज को खुद देख रहा है, तो स्पीड ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट
ऑब्जर्वर नहीं, ऑब्जेक्ट, खुद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, ये रहा ऑब्जेक्ट, ये इमेज। तो इसको अपनी इमेज अपने से डबल स्पीड से आती हुई दिखाई पड़ेगी। डबल क्यों? रिलेटिव स्पीड हो जाएगी, क्योंकि ये भी चल रहा है, चलते हुए दिखेगा तो रिलेटिव स्पीड देखेगा, तो वो v रिलेटिव देखेगा, v रिलेटिव, तो v माइनस माइनस वी, तो ये 2v देखेगा, 2v स्पीड से आते हुए देखेगा। अगर ये खुद अपनी इमेज को देखेगा तो 2v से देखेगा, अगर ये इसकी इमेज को देखेगा तो वो v से देखेगा, और अपोजिट आ रहा है इसलिए माइनस v से। ठीक है। इसी पे एक क्वेश्चन पूछा गया कि एक मिरर है, वो मिरर चल रहा है, मिरर इज मूविंग, मिरर की कुछ स्पीड दे दी कि मिरर इतनी स्पीड से चल रहा है, और उसके सामने ऑब्जेक्ट चल रहा है। देखिए जैसे मान लो कोई गाड़ी है, ये गाड़ी है, तो गाड़ी के पीछे मिरर लगा हुआ है, ये मिरर लगा हुआ है, गाड़ी जा रही है, ये गाड़ी एक सर्टेन स्पीड से जा रही है, इसकी स्पीड है u या v मान लो, u स्पीड से जा रही है, और पीछे से ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो ये गाड़ी चल रही तो समझो ये मिरर भी चल रहा है, मिरर भी उसी स्पीड से चल रहा है। अब यहाँ पीछे आप आ रहे हो, यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ रहा है, पीछे दौड़ता हुआ आ रहा है, किसी गाड़ी से आ रहा है, तो इसकी स्पीड है v, तो ये अपनी यहाँ पर इमेज को कितनी स्पीड से चलता हुआ देखेगा, बोलिए। इसको स्पीड ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मूविंग मिरर, ये भी क्वेश्चन आया है। ये भी क्वेश्चन आया है, आया हुआ क्वेश्चन है। बोलिए। अब आप इसको अलग अलग करके समझिए। मान लीजिए इसको रोक दीजिए और इसको चला दीजिए, तो ये जब चलेगा तो इसकी स्पीड, इसकी जो इमेज है इसको अपनी स्पीड से अपनी तरफ आती हुई दिखाई पड़ेगी, एक ये हो गया। फिर इसको रोक दीजिए और इसको चला दीजिए, तो ये जितनी स्पीड से चलेगी इसकी इमेज, इसको जो अपनी इमेज दिखेगी वो दुगनी स्पीड से जाती हुई दिखेगी, क्योंकि आपको मालूम है अगर ये x डिस्टेंस पर है तो इमेज 2x पर होगी, अगर ये x और चला जाए तो 2 हो जाएगा, तो 4x हो जाएगी, यानी दुगनी इमेज, इसको अपनी इमेज दुगनी स्पीड से इसमें चलती हुई दिखाई पड़ेगी। और जब ये खुद चलेगा तो अपनी इमेज इसको उसी स्पीड से आती हुई दिखाई पड़ेगी। तो स्पीड ऑफ इमेज, स्पीड ऑफ इमेज, दो तरफ इमेज जा रही है, ध्यान रखिएगा, इसके चलने की वजह से इमेज इधर जा रही है और इसके चलने की वजह से इमेज इधर आ रही है, तो माइनस करना पड़ेगा। इसकी स्पीड जो ये जो इसको अपनी इमेज दिख रही होगी, ये चलने की वजह से वो इधर की तरफ भी से दिख रही होगी, और इसके चलने की वजह से इमेज उधर जाती हुई दिख रही होगी, तो माइनस करना पड़ेगा दोनों को आपको। तो स्पीड ऑफ इमेज 2u माइनस v, ये आप याद रखिए इसको, कि अगर मिरर चलेगा तो इमेज दुगनी स्पीड से चलेगी, जिस स्पीड से मिरर चल रहा है इमेज दुगनी स्पीड से चलेगी, लेकिन उसके सामने आप ऑब्जेक्ट उसकी तरफ चलेगा तो इमेज उसकी तरफ वापस आएगी, इसलिए माइनस। 2u मतलब इधर प्लस और 2v है तो इधर माइनस, तो इसलिए आंसर हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू 2u माइनस v। याद रहेगा। ये बात हो गई मोशन ऑफ इमेज की, ठीक है। इसके बाद हम लोग प्लेन मिरर से स्फेरिकल मिरर की तरफ आते हैं, और स्फेरिकल मिरर के बारे में, रिफ्लेक्शन के बारे में और पढ़ते हैं कुछ। स्फेरिकल मिरर आपके दो तरह के होते हैं, एक कॉन्वेक्स मिरर, एक कॉनकेव मिरर।
उन्हीं दोनों मिरर्स के लिए खास तौर से आपको पढ़ना है। तो उसको बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। तो स्फेरिकल सरफेस में आपके दो मिरर ले लेंगे हम लोग। एक आपका कॉन्वेक्स मिरर, एक हो गया कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं, और कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर कहा जाता है। अब देखिए मिरर बनाने का तरीका देखिए, बहुत आसान है। मान लीजिए ये आपने ग्लास का एक ट्रांसपेरेंट हॉलो स्फीयर ले लिया, ग्लास का स्फीयर है। अब इसको आप यहां से काट दो तो एक प्लेट टाइप की निकल आएगी, और उस प्लेट में जो प्लेट निकलेगी वो ऐसे होगी, देखिए इस तरह की प्लेट होगी। अब इसका जो दबा हुआ भाग है ये, इसमें पॉलिश कर दीजिए, इसके दबे हुए भाग को पॉलिश कर दीजिए, ये पॉलिश। तो अगर दबे हुए भाग पे पॉलिश हो जाएगी तो इस तरफ आपको इमेज दिखने लगेगी, और ये बन जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। और इसको हम लोग सिंबॉलिकली ऐसे नहीं बनाते हैं, ये तो हमने आपको कंस्ट्रक्शन बताया। इसको सिंबॉलिकली हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ऐसे पॉलिश दिखाते हैं। ये सिंबल है, ध्यान रखना। एक्चुअल में जब मिरर आपको मिलेगा, आप हाथ में लेके देखोगे तो ऐसा होगा, एक प्लेट की तरह होगा, और उसके दबे हुए भाग पे पॉलिश होगी और उभरे हुए भाग से पर आपको इमेज दिख रही होगी। तो ये सिंबल है, ये एक्चुअल मिरर है। ऐसे ही अगर हम एक टुकड़ा इधर से काट लें, एक प्लेट इधर से काट लें, और इसके ये उभरे हुए भाग पे पॉलिश कर दें, ये भी एक प्लेट की तरह निकल के आएगा, ये देखिए। लेकिन अब की पॉलिश हमने इसके उभरे हुए भाग पे की है, ये पॉलिश कर दी, तो आपको दबे हुए भाग में इमेज दिखेगी। और इसका सिंबल आप ऐसे बनाओगे, ये इसका सिंबल है, ये एक्चुअली है, ये सिंबल है। ध्यान रहे, रिफ्लेक्शन इसमें भी होता है, रिफ्लेक्शन के लॉ इसमें भी फॉलो होते हैं एज इट इज, जो पीछे पढ़ के आए हो। यहाँ पर कोई नए लॉ इन मिरर्स के लिए कोई नए लॉ नहीं होंगे। रिफ्लेक्शन के लॉ सारे मिरर्स के लिए हैं, चाहे वो प्लेन हो, चाहे वो कॉन्वेक्स हो, चाहे वो कॉनकेव। ठीक है। और जिस स्फीयर से काटे गए हैं उसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी आर, उसी आर को आधा कर दो तो इसकी फोकल लेंथ आ जाएगी। अगर ये दोनों एक ही स्फीयर से काट के बनाए गए हैं तो दोनों की फोकल लेंथ सेम होगी। ठीक है। अब बात आती है कि इनसे जो इमेज बनती है उनका नेचर क्या होता है, नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज वही चार बातें होंगी जो मैंने प्लेन मिरर के रिस्पेक्ट में आपको चार बातें बताई हैं, वही चार बातें इनके रिस्पेक्ट में भी आपको बताना है। नेचर ऑफ इमेज, चार बातें। पहली बात, रियल है कि वर्चुअल, बोलिए। इससे इमेज जो बनेगी वो हमेशा वर्चुअल बनेगी, और इससे बताइए, इससे दोनों तरह की बनेगी। तो आप लिखोगे मे रियल मे वर्चुअल। आपने इनके रे डायग्राम तो देखे होंगे, रे डायग्राम तो बनाए हैं आपने। तो रे डायग्राम जो आपने बनाए हैं उसमें आप देख सकते हो, उसमें रियल इमेज भी बनती है, वर्चुअल इमेज भी बनती है। अभी रे डायग्राम का हम आपको आइडिया दे देंगे, सारा आपने पढ़ा हुआ है, ऐसा नहीं कि आपने नहीं पढ़ा है। नंबर 2,
इरेक्ट, इसमें इमेज जब भी बनेगी तो सीधी ही बनेगी, और इसमें जो इमेज बनेगी में इरेक्ट, में इन्वर्टेड, इसमें इरेक्ट भी बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी, इसमें दोनों केस आपको मिलेंगे देखने के लिए। ठीक है। नंबर 3, इमेज जो होगी हमेशा डिमिनिश्ड होगी। डिमिनिश्ड का मतलब है हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटी होगी। इमेज ऑलवेज ऑब्जेक्ट से छोटी होगी, कभी ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज नहीं बन सकती इसमें, ऑलवेज। आपने इसके लिए डायग्राम देखे होंगे। इसमें ऑब्जेक्ट से छोटी भी बन सकती है, ऑब्जेक्ट से बड़ी भी बन सकती है, ऑब्जेक्ट के बराबर भी बन सकती है। इसमें तीनों केस मिलेंगे आपको, तीनों केस आप इसमें मिलेंगे। तो आप लिख सकते हो में डिमिनिश्ड, में इनलार्ज्ड, में ऑफ सेम साइज। इसमें तीनों केस आपको मिलेंगे, सेम साइज का भी मिलेगा, इनलार्ज का भी केस मिलेगा और डिमिनिश्ड का केस भी मिलेगा। नंबर 4, पोजीशन, ऑब्जेक्ट की पोजीशन। तो आप लिखोगे बिटवीन P एंड F। हर मिरर का एक पोल होता है, पोल, P फॉर पोल, और मिरर का फोकस होता है। पोल और फोकस के बीच में इमेज हमेशा बने। और यहाँ पर क्योंकि आप देख रहे हो इतने सारे केस हैं, इरेक्ट का भी केस है, इन्वर्टेड का भी केस है, डिमिनिश्ड का भी केस है, इनलार्ज का भी केस है, सेम साइज, तो इतने सारे केसेस होते हैं, रियल का केस भी है, वर्चुअल का केस भी है। तो इसमें पोजीशन बताना एक पॉसिबिलिटी नहीं है कि एक जगह पॉसिबिलिटी हो। तो इसमें इमेज कभी मिरर के आगे भी बनती है, इमेज मिरर के पीछे भी बनती है। तो यहां पर आप लिख सकते हो एनीवेयर, एनीवेयर ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, एनीवेयर और प्रिंसिपल ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। वो मिरर के आगे भी हो सकता है, मिरर के पीछे भी हो सकता है। जैसे उसमें हमेशा मिरर के पीछे भी बनेगा, लेकिन इसमें मिरर के पीछे भी बनेगा, मिरर के आगे भी बनेगा, सारे केसेस होते हैं। और प्रिंसिपल एक्सिस पर कहीं भी हो सकता है। तो ये जब भी स्फेरिकल सरफेस पे रिफ्लेक्शन होगा तो यही दोनों मिरर हम लोग बेसिकली यूज करेंगे। और ये सारे केसेस आपको पता होने चाहिए, इनके रे डायग्राम्स पता होने चाहिए, और रे डायग्राम आप जरूर इसके प्रैक्टिस कर लें। बोलिए, रे डायग्राम बताने पड़ेंगे। रे डायग्राम आपको क्लियर करे जाएं। बताना पड़ेगा। कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे हैं आप लोग। फटाफट मैं बता देता हूँ रे डायग्राम्स। आपके पढ़े हुए हैं, आपने छोटी क्लास में पढ़े हैं, उनको बस आपको रिवाइज करना है। लेकिन ध्यान रखना, क्वेश्चन अगर रे डायग्राम आपको नहीं आता है तो क्वेश्चन गलत होने की पूरी संभावना है, और रे डायग्राम आता है तो क्वेश्चन आप सही कर ले जाओगे पक्का। तो रे डायग्राम में जब बनाते हैं तो 8 रे डायग्राम आते हैं, जिसमें 2 रे डायग्राम हम कॉन्वेक्स के लिए बनाते हैं और 6 रे डायग्राम कॉनकेव के लिए बनाते हैं। ठीक है। तो रे डायग्राम्स जरूरी है इसलिए बता रहा हूं। कॉन्वेक्स के पहले देख लीजिए, इसके 2 ही हैं। देखिए, कोई भी रे डायग्राम बनाने से पहले ये इसका जो अगर हम पहले सी देख लें तो बहुत आसानी हो जाती है। ये इसका सी है, सी मिलते ही ये तो पी है ही, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। सी और पी के ठीक बीच में एफ होता है। ठीक है। अब देखिए, अगर पहला केस इसमें ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट, फर्स्ट केस है ऑब्जेक्ट
एट इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट पे जो ऑब्जेक्ट होगा उससे लाइट रे हम ऐसे सीधी लाएंगे और वो उतने ही एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाके वापस चली जाएगी। और एक लाइट रे अगर हम सी के सीध में लाएं, ये देखो, एक लाइट रे अगर हम सी के सीध में लाएं, कहीं से भी लाएं सी के सीध में, तो वो अपने पाथ से रिट्रेस हो जाएगी। जो लाइट रे सी के सीध में आएगी वो अपने पाथ से रिट्रेस हो जाएगी और इसको हम पीछे बढ़ाएंगे तो ये देखिए इसकी इमेज फोकस पे आ रही है। तो ऑब्जेक्ट ये देखो यहाँ पे बहुत बड़ा सा ऑब्जेक्ट है कोई इमेज इनफाइनाइट पर ए बी, और इसकी इमेज ए डैश बी डैश कहाँ बन रही है? फोकस पे। तो ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पर होगा तो इमेज फोकस पे बनेगी। ये फर्स्ट केस। नेचर ऑफ इमेज में आप क्या लिखोगे? नेचर ऑफ इमेज में क्या लिखोगे? वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश्ड और एट एफ। चार बातें तो लिखनी होती हैं हर रे डायग्राम में आपको। दूसरा केस, ऑब्जेक्ट नियर द इमेज, सॉरी नियर द मिरर। यहाँ पास में कहीं लाके रख दोगे तो ऐसे ही इमेज ऐसी बनेगी, बस वो एफ पर ना बन के एफ से थोड़ा अंदर आ जाएगी। ठीक है, देखो सी हो गया, ये पी हो गया, ये एफ हो गया। ऑब्जेक्ट आपने अपने लाके इसके पास में रख दिया भाई, ये देखिए ये लाइट रह जाएगी, ये ऑब्जेक्ट है ए बी, ये लाइट रे गई। अब देखो जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से आती हुई अपीयर होती है, ऐसा लगता है फोकस से आ रही है। और जो लाइट रे सी के सीध में जाती है देखो वो अपने पाथ से रिट्रेस हो जाती है। तो यहाँ पर ये इमेज बनी है, देखो ये है ए डैश बी डैश। ठीक है, तो नेचर ऑफ इमेज क्या हुआ? वर्चुअल है, बोलो, इरेक्ट है, डिमिनिश्ड है, ये तो तीनों कैरेक्टर ऊपर वाले ही हैं। पोजीशन इसकी बदल गई, पी और एफ के बीच में आ गया, बिटवीन पी एंड एफ। ये मैंने आपको बताया था, नेचर ऑफ इमेज में आपको बताया गया था कि वो पी और एफ के बीच में इन जनरल बनेगी। बस एक केस जिसमें ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर होगा उसी में फोकस पर आएगी। बस यही दो रे डायग्राम आपके कॉन्वेक्स मिरर के होते हैं, और कॉनकेव के 6 होते हैं। कॉनकेव के 6 हैं तो मैं 6 यहाँ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। कॉनकेव, कॉनकेव मिरर देखिए, ये कॉनकेव मिरर, ये इसका सी, ये इसका पी, ये इसका एफ। अब देखिए जो ऑब्जेक्ट जो लाइट रे इनफाइनाइट से आएगी उसे ऐसे लाइए सीधे पैरेलल, ठीक है, और ये इतने एंगल पर आएगी, उतने एंगल पर रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चली जाएगी। और एक लाइट रे आप सी से लाओ, सी से लाइए, इसी के पैरेलल ले आइए, इसी के पैरेलल लाइए, तो जिस पाथ से आएगी उसी पाथ से वापस चली जाएगी सी से। और ये दोनों जहाँ कट करेंगी एक दूसरे को, यही इमेज बन रही, देखो कहाँ बन रही? फोकस पे। ये दोनों केस में है, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट, इमेज फोकस, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट, इमेज फोकस। देखिए ऑब्जेक्ट इसका ये इनफाइनाइट पर है, ए बी, इमेज फोकस पे बन रही है ए डैश बी डैश। ठीक है, नेचर ऑफ इमेज में क्या लिखेंगे? नेचर ऑफ इमेज रियल इमेज है, ये मिरर के आगे आ गई तो रियल। दूसरी डिमिनिश्ड है,
तीसरा इन्वर्टेड है, जैसे यहां पर इरेक्ट बन रही थी। और चौथा एट एफ, एफ पे बन रही है। हर रे डायग्राम के बारे में ये चारों बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गया ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट, फर्स्ट केस। ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट। अब देखिए दूसरा केस, केस 2, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। ये जो सी दिख रहा है इसके यहां पर कहीं ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, देखिए ध्यान से। ये सी, ये पी, ये एफ, ऑब्जेक्ट ये रखा। यहां से लाइट रे आएगी, सीधे फोकस से जाएगी। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रे फोकस से जाती है। और दूसरी लाइट रे अब सीधे लाइए पोल पे, वो स्ट्राइक करके यहाँ से जाएगी। जितने एंगल पर आएगी उतने एंगल पे जाएगी। दोनों यहाँ पे कट करेंगे, ये इमेज बनेगी। तो ये ऑब्जेक्ट है ए बी, ये इमेज है ए डैश बी डैश। अब बताइए नेचर ऑफ इमेज। सब कुछ यही होगा, रियल है, डिमिनिश्ड है, इन्वर्टेड है, और लेकिन बिटवीन सी एंड एफ है। रियल, इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड, बिटवीन सी एंड एफ। अब ऑब्जेक्ट को और पास लाइए। ऑब्जेक्ट को जब और पास लाके हम लोग रख देते हैं सी के ऊपर रख देते हैं लाके। तो जब सी पे रखेंगे तो तब देखिए जब ऑब्जेक्ट सी पर होता है तो इमेज भी सी पर आती है। ये समझने वाली बात है। ठीक है, देखिए ये ऑब्जेक्ट है सी पर, यहाँ पे लिखा, हाँ ठीक। तीसरा केस है ऑब्जेक्ट एट सी। ये लाइट रे जाएगी ऐसे और एफ से टकरा के जाएगी ऐसे, और एक लाइट रे आएगी ऐसे और इससे टकरा के जाएगी यहाँ से। ये दोनों लाइट रे एक दूसरे को यहाँ कट कर रही हैं, बिल्कुल ठीक नीचे सी पर ही। देखो इमेज बन गई, सी की इमेज सी पर, बस इन्वर्टेड है, सेम साइज है। ध्यान से देखिए, ये भी जितने साइज की है, ए डैश बी डैश भी उतनी साइज की है। नेचर ऑफ इमेज में क्या लिखेंगे? नेचर ऑफ इमेज में रियल तो है ही, इन्वर्टेड भी है, सेम साइज, और एट सी। बोलिए, तीन चीजें हो गई। चौथी जो रे डायग्राम मैं आपको बताने जा रहा हूं वो, जैसे इसमें ऑब्जेक्ट था सी के इधर और इमेज आ रही थी सी और एफ के बीच में। अब की ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में आएगा, इमेज जाएगी बियॉन्ड सी। यानी आप समझ सकते हो जो चौथा केस है वो सेकंड केस का उल्टा है। नंबर 4, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। देखिए ये सी, ये एफ, ये पी, ये ऑब्जेक्ट, ये लाइट रे ऐसे आई, ये एफ से चली गई, और ये लाइट रे आई, ये आगे जाके यहां पर कट की, जो सी से आगे निकल गया। अब आप खुद ही देख लो, ऑब्जेक्ट है छोटा, इमेज है बड़ी। कि पहली बार आपने देखा इमेज जो है वो इनलार्ज है, फर्स्ट टाइम। नेचर ऑफ इमेज में क्या लिखोगे? रियल तो है ही, इन्वर्टेड भी है, लेकिन तीसरा केस है इनलार्ज हो गई।
इनलार्ज हो गई। और चौथा केस बियॉन्ड सी, सी के उधर चली गई। तो आपने देख लो सारे केस आ गए हैं, डिमिनिश्ड का केस भी आ गया है, सेम साइज का केस भी आ गया, इनलार्ज का भी केस आ गया। मैंने कहा ना तीनों तरह के केस बनते हैं, तीनों केस आ गए। अब हम लोग और ऑब्जेक्ट को थोड़ा आगे ले जाते हैं। अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग एफ पे रख दें, अब देखो यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर आ गया, अब एफ पर आ रहा है। तो ऑब्जेक्ट को अगर एफ पे रख देंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, इस वाले केस का उल्टा हो जाएगा। क्यों? आपने क्या किया था, ऑब्जेक्ट जब इनफाइनाइट पे था तो इमेज फोकस पर आ रही थी, और अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर होगा तो इमेज इनफाइनाइट पे चली जाएगी। ठीक है, तो अगर फोर्थ केस सेकंड केस का उल्टा है तो फिफ्थ केस फर्स्ट केस का रिवर्स है। ठीक है, देखिए कैसे होगा। देखिएगा ध्यान से, मैं सोच रहा हूँ सारे इसी में आ जाएं तो आप एक साथ सारे देख सको। सारे रे डायग्राम आ जाएं। ये सी है, ये एफ है, ये पी है, ऑब्जेक्ट रख दिया एफ पे। ये लाइट पे आई, यहाँ लिख दो पांचवा केस, ऑब्जेक्ट एट एफ। ये लाइट रे आई और फोकस से चली गई, और जो लाइट रे पोल पर आई वो इसके पैरेलल हो गई। यहाँ पर ये माना जाता है कि दो पैरेलल रे कहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, इनफाइनाइट पर। तो ये ऐसे डैश 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 आप ऐसे दिखा सकते हो, ये आगे जाके इनफाइनाइट पर इंटरसेक्ट करेंगी और एक बहुत बड़ी सी इमेज बनेगी। तो ये ऑब्जेक्ट है ए बी, इसकी एक बहुत बड़ी इमेज ए डैश बी डैश यहाँ पर बन रही है। नेचर ऑफ इमेज में हम लोग क्या लिखेंगे, रियल तो है ही, इन्वर्टेड भी है, हाईली इनलार्ज लिखोगे, हाईली इनलार्ज्ड, और चौथा केस एट इनफाइनाइट। अब इसका एक केस बहुत इंपॉर्टेंट वाला रह गया जो लास्ट है, वो है उसमें अभी तक आपने देखा कि सारी तरह की इमेजेस बन गई, बस एक तरह की इमेज नहीं बनी, रियल इमेज नहीं बनी, सब वर्चुअल है। सॉरी, वर्चुअल इमेज नहीं बनी, सारी इमेज रियल है। तो वर्चुअल वाला केस जो है इसका लास्ट केस है, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को और आगे ले आएंगे और ऑब्जेक्ट को एफ से आगे लाके पी और एफ के बीच में रख देंगे, तब आप इमेज देखोगे वो वर्चुअल इमेज बनेगी। एंड उसके लिए मैं ये वाला मिटा के बना रहा हूँ, अब जगह नहीं है तो मैं इसमें कट नहीं कर रहा हूँ, इधर बनाता हूँ, साफ साफ देखिए वो इंपॉर्टेंट है। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट केस, केस 6, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी नहीं पी एंड एफ। अब देखिए ध्यान से, ये पी, ये सी, ये है एफ, ऑब्जेक्ट रख दिया यहाँ पर। अब यहाँ से लाइट ले गई और ये फोकस से चली गई, और एक लाइट यहाँ आई वो ऐसे चली गई। तो ये देखो आगे दोनों डाइवर्ज हो रही हैं, आगे दोनों लाइटें डाइवर्ज हो रही हैं तो पीछे कन्वर्ज होंगी, यहाँ पर पीछे, यहाँ पर पीछे कन्वर्ज कराइए तो ये देखिए यहाँ पर दोनों लाइटें आपस में कन्वर्ज हो गई और ये आपकी इमेज बन गई। अब पहली बार इमेज मिरर के पीछे बन रही है, तो ऑब्जेक्ट ए बी, इमेज ए डैश बी डैश, और पहली बार इमेज इरेक्ट भी बन रही है। आप इन सब में देखो इन्वर्टेड 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 इन्वर्टेड, तो पहली बार दो चीजें पहली बार हुई हैं, और वो है वर्चुअल है, इरेक्ट है। इनलार्ज तो पहली बार नहीं है, क्योंकि इनलार्ज तो वहां हो चुका है।
और पहली बार बिहाइंड द मिरर गई है। तो नेचर ऑफ इमेज आप लिखेंगे इधर वर्चुअल इरेक्ट enlarged behind the mirror। ये आपके 8 रे डायग्राम हैं और मैं समझता हूं कि आपको अगर मिरर के क्वेश्चंस करने में कॉन्फिडेंस रखना है तो आपको ये 8 के 8 रे डायग्राम बिल्कुल याद होने चाहिए किस केस में क्या हो रहा है। जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो ये रे डायग्राम आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो न्यूमेरिकल आता है उसमें आपसे यही पूछा जाता है नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज। तो जब आप रे डायग्राम क्लियर होगा तभी नेचर ऑफ इमेज भी लिख पाओगे। ठीक है, तो ये आपके 8 रे डायग्राम है, ये आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। 8 के 8 कैसे याद होने चाहिए? 6 इसके और 2 कॉन्वेक्स वाले। इसके बाद मिरर के केस में आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि मिरर की फोकल लेंथ, आप फोकल लेंथ के लिए आपके पास कौन कौन से फॉर्मूले हैं बताएंगे आपको? फोकल लेंथ के लिए आपके पास कौन कौन से फॉर्मूले हैं? सबसे पहला फॉर्मूला है नंबर 1, 1/f 1/v प्लस 1/u। इसको हम लोग कौन सा फॉर्मूला बोलते हैं? इसको कहते हैं मिरर फॉर्मूला। सॉरी, मिरर फॉर्मूला। यू और वी आप जानते हो, यू है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, वी है पोजीशन ऑफ इमेज, एफ उसकी फोकल लेंथ और ये मिरर फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला आप कौन सा जानते हो? अभी अभी आपको बताया गया कि जो फोकल लेंथ होती है, अगर आपको आर पता हो तो सीधे r/2 करके आप फोकल लेंथ निकाल सकते हो। अगर आपको किसी भी मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर पता है तो आप उसकी फोकल लेंथ सीधे सीधे r/2 करके निकाल सकते हो। आपने भी सारे रे डायग्राम में यही यूज किया है। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला जो फोकल लेंथ का होता है उसे कहते हैं न्यूटन्स फॉर्मूला। ये आपको पता है, F इज इक्वल टू √x1 x2। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। x1 x2 क्या है पहले आपको ये पता होना चाहिए। x1 है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम फोकस, और x2 पोजीशन ऑफ इमेज फ्रॉम फोकस। नहीं समझे? फ्रॉम फोकस का मतलब समझ रहे हैं? नहीं, फ्रॉम फोकस समझिए। जैसे कोई भी रे डायग्राम ले लीजिए। आपने अभी 6 रे डायग्राम बनाए मान लो कॉन्वेक्स के, कॉनकेव के। मैं रे डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ पोजीशन बता रहा हूँ x1 x2 है क्या। ये इसका फोकस है, ये पोल है, ये सी है। आपने अभी रे डायग्राम बनाया कि अगर ऑब्जेक्ट को हम यहाँ रख दें, ये ऑब्जेक्ट है, ये भी इमेज बताइए कहाँ बनेगी इसकी? इसकी इमेज सी और एफ के बीच में बनेगी और उल्टे बनेगी। ये इसकी इमेज बनेगी a' b'। मैं रे डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, बस आपको x1 x2 दिखा रहा हूँ। x1 x2 आपको पता होना चाहिए। देखिए ये ऑब्जेक्ट है, इसकी फोकस से जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये x1 है।
और ये इमेज है, इसकी फोकस से जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये x2। तो अगर हम x1 और x2 को लेके अंडर रूट करके मल्टीप्लाई कर दें तो इससे सीधे f की वैल्यू निकल आती है। ये है न्यूटन्स फॉर्मूला, ये याद रखिए। तो इस तरह से किसी भी मिरर की फोकल लेंथ निकालने के लिए हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं। एक हमारा मिरर फॉर्मूला तो है ही, वो आप बचपन से पढ़ते आए, इसको प्रूव भी करते थे। F बराबर r/2, ये भी बचपन से जानते हो। किसी भी उसका आधा, देखो इसका आधा ये तो F है, इसीलिए F बराबर r/2। और ये न्यूटन फॉर्मूला, तो किसी भी तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आपको ये पता होना चाहिए। इसके बाद एक और चीज यहाँ पर, लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन में समझिए कि इसको डिनोट करते हैं m से, और इट इज एक्चुअली द साइज कह सकते हैं, आप लेंथ कह सकते हैं। जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन रहा है, ऑब्जेक्ट है ए बी, इमेज बन रही है a' b', तो आप यहाँ पर लेंथ ऑफ इमेज टू द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ये होता है लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन इज एक्चुअली द लेंथ ऑफ इमेज टू द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसी चीज को -b/u भी लिखा जाता है। ठीक है, तो लीनियर मैग्निफिकेशन इज एक्चुअली द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ इमेज टू द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। और लीनियर मैग्निफिकेशन की इंपॉर्टेंस को समझिए। लीनियर मैग्निफिकेशन हमको बहुत सारी बातें बताता है। नंबर 1, अगर m की वैल्यू 1 से बड़ी है तो इमेज जो होगी, इमेज के बारे में बताता है, जो इमेज होगी ये होगी इनलार्ज्ड। अगर m की वैल्यू लेस देन 1 है तो जो इमेज होगी वो होगी डिमिनिश्ड। अगर m की वैल्यू 1 के बराबर है तो इमेज होगी सेम साइज की। ठीक है। नंबर 4, अगर m निगेटिव है तो इमेज जो होगी वो रियल होगी, और अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है तो इमेज जो होगी वो वर्चुअल होगी। ठीक है, m आपको इतनी सारी चीजें बताता है एक साथ। ठीक है, तो m को हम लोग कोरिलेट भी कर सकते हैं। अगर इसको हम लोग उस वाले फॉर्मूले से कोरिलेट करें तो इससे आपको नए फॉर्मूले मिल जाएंगे m और f के रिलेशन के फॉर्म में। जैसे लिखा हुआ है 1/f 1/v प्लस 1/u। अब इसको अगर आप पूरे को v से मल्टीप्लाई कर दो, v/f, ये हो जाएगा 1 प्लस v/u, तो -v/u 1 माइनस v/f। तो ये मैग्निफिकेशन का देखिए एक फॉर्मूला आपको और मिल गया, 1 माइनस v/f। इसको आप दूसरे टर्म्स में भी लिख सकते हैं, ये काम आते हैं, इसको डायरेक्टली यूज करते हैं हम लोग। इसको अगर हम लोग ऐसे करें, u/f दोनों तरफ u से मल्टीप्लाई कर दें, ये u/v हो गया, ये 1 हो गया, माइनस u/v इज इक्वल टू 1 माइनस, तो इसको इधर लिया, इसको इधर लिया, 1 माइनस u/f, तो ये हो गया 1/m, 1/m f माइनस u/f। तो इससे देखिए m का एक नया फॉर्मूला आपको मिल गया, m इज इक्वल टू f/f माइनस u। तो इस तरह से m के हमारे पास 3 फॉर्मूले हो गए। m का एक फॉर्मूला तो ये है ही, दूसरा फॉर्मूला आपके पास ये हो गया, तीसरा फॉर्मूला ये हो गया। एक चीज़ में हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप न्यूमेरिकल कर रहे होंगे, ये फॉर्मूला भी यूज़ कर रहे हैं, पैरेलल में ये भी यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें जब भी रखना है u और v, वो विद साइन रखना है, और इसमें भी u और v रखना है, वो विद साइन रखना है, विद साइन, ध्यान रखिए। फॉर न्यूमेरिकल्स u, v एंड f,
आर टेकन विथ साइन, ऑलवेज। ठीक है। अब साइन कन्वेंशन आपको आता है? जब भी आप चाहे रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन कर रहे हो, चाहे रिफ्रैक्शन का क्वेश्चन कर रहे हो, चाहे किसी भी लेवल का आप ऑप्टिक्स का क्वेश्चन कर रहे हो, आपको साइन कन्वेंशन आना चाहिए। साइन कन्वेंशन आपको आता है तो कभी आपका न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा। ठीक है। तो अगर साइन कन्वेंशन आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो मैं बता दे रहा हूँ आपको। दो चीज़ें बस याद रखनी है, उसके आप आराम से साइन कन्वेंशन आपको समझ में आ जाएगा। अच्छे से समझ लीजिए, मैं साइड में लिखे दे रहा हूँ, बहुत ज़रूरी है। ज्योमेट्रिकल साइन कन्वेंशन नंबर 1, पहली चीज, distances are always measured from pole। अब देखो पोल तो होगा मिरर के केस में, ऑब्लिक ऑप्टिकल सेंटर। मतलब आप नापना कहां से शुरू करोगे, तो जो लेंस या मिरर का जो सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर मिरर के लेंस के लिए होगा, और पोल जो होगा वो मिरर के लिए होगा। दूसरी चीज, डिस्टेंसेस अपोजिट टू इंसिडेंट रे are taken negative and along the incident ray are taken positive। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। तीसरी चीज, डिस्टेंसेस above the principal axis are taken positive, below the principal axis are taken negative। ये तीन बातें अगर आपको आती हैं तो आप हमेशा ज्योमेट्रिकली आप साइन सही लोगे, और ज्योमेट्रिकल साइन सही लोगे तो आपका न्यूमेरिकल कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, मैं एक फिगर से आपको ये सारी चीजें फिर से समझा दे रहा हूं। समझिए, जैसे मान लो ये एक रे डायग्राम है, और इसमें ये आपका पोल है, हर चीज यही से नापी जाएगी। ये सी है, ये एफ है। अब मान लो ऑब्जेक्ट आपने यहाँ रखा, ये ऑब्जेक्ट हो गया ए बी। अभी आप इसकी रे डायग्राम बना चुके हो, आप इसका रे डायग्राम देख चुके हो। इसकी इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी, ऐसे बनेगी। अब ध्यान से देखो, ये हो गया ए डैश बी डैश। अब इसका ये डिस्टेंस आप जब लोगे इधर की तरफ यू, तो यू के साथ आप निगेटिव साइन लोगे। क्यों? क्योंकि इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है, इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है और तुम मेजर कर रहे हो इधर, इसलिए यू निगेटिव लेना पड़ेगा, पड़ेगा। बोलिए। और ये वाली जो डिस्टेंस है ये v है, ये इंसिडेंट रे के अलोंग तुम नापोगे p से इस तरफ, इसलिए v पॉजिटिव लोगे। बोलिए, v पॉजिटिव हुआ। और इधर से f तक का डिस्टेंस लोगे, यहां तक ये f तक का डिस्टेंस होगा f, ये भी आप इधर ही नापोगे, अलोंग द इंसिडेंट रे नापोगे, तो ये f भी आपका पॉजिटिव होगा। इसीलिए तो कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। ठीक है, और अगर ए बी की लेंथ लेनी हो, ए बी ऊपर की तरफ लिखा ना,
डिस्टेंस अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। तो जब आप ए बी लोगे तो ये भी प्लस लोगे, और ए डैश बी डैश भी ऊपर की तरफ है, तो ये भी अबव द प्रिंसिपल एक्सिस से पॉजिटिव लिया जाएगा। ए डैश बी डैश की लेंथ कहीं लेनी पड़े वो भी आप पॉजिटिव लोगे। इस तरह से हम लोग ज्योमेट्रिकल साइन कन्वेंशन लेते हैं। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल साइन कन्वेंशन जो मैंने बता दिया वो सिर्फ मिरर के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। आगे लेंस में भी ये यूज होगा, विदाउट लेंस के क्वेश्चन जो होंगे उसमें भी ये यूज होगा। ठीक है, तो इसमें आपको मिरर के केस में भी सारी चीजें बता दी गई हैं। ठीक है, लीनियर मैग्निफिकेशन जो इसमें बताया है वही लीनियर मैग्निफिकेशन लेंस के लिए भी होता है, बस उसमें दो चीज़ों का डिफरेंस होता है। जो आपको बताया था एम, पहले 3 पॉइंट बताए थे, एम ग्रेटर देन 1, एम लेस देन 1, एम इक्वल टू 1, वो तीनों केस सेम लेंस के लिए भी होता है। लेकिन एम पॉजिटिव और एम निगेटिव में जो होता है वो लेंस में उल्टा होता है, लेंस में वो चीज़ उल्टी होती है। तो बुला उसको, बुला दो। अभी रिकॉर्डिंग चल रही है। लेंस में वो एम पॉजिटिव और एम निगेटिव का जो केस होता है वो उल्टा होता है। तो नेक्स्ट आपको अगली क्लास में बताएंगे, इसके बाद हम लोग रिफ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे। ओके।